बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आपको 2000 केस में मुसलसल अपडेट कर रही हूं और आपको बता रही हूं जैसे जैसे हालात वाक़यात जो है वो आगे बढ़ते रहे और जैसे जैसे मामलात जो है वो बदलते गए और उसके बाद फिर अब इस केस में जो बयान जमा कराए गए उसकी डिटेल्स मैंने आप तक पहुँचाई। अब मैं आपको बहुत ही खौफनाक आज मालूमात दूंगी और एक और अंदाज में जो है तफसीलात आप तक पहुँचाऊँगी कि किस तरह से हालात वाक़यात हुए कहानी की शक्ल में। 2000 के बारे में अब मैंने आपको जो आज इस वीडियो में बताना है वो है कैरेक्टर वसीम जो कि रायपुरम का दोस्त है, वसीम जो कि फैसिलिटेटर था एक बहुत बड़ा। वसीम के बारे में बड़ी खौफनाक मालूमात जो है वो ये मिल रही है कि वो इस तरह के केसेस करने का एक आदी था, यानी कि वो आदी मुजरिम था। वो शख्स एक ऐसा बंदा था जिसने ज़हरा काज़मी जैसी कई बच्चियों के निकाहों को सपोर्ट किया, प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, इल्लीगली उन्हें लेकर फिरना, इधर उधर लेकर जाना, उन्हें रिहाइशगाहें देनी और इस तरह के काम करने। और उसके अलावा इस पूरे प्रोसीजर के दौरान किस कदर खौफनाक चीज़ों से ज़हरा काज़मी गुजरी थी, ये सब आज मैं आपको सुनाऊंगी। अल्लाह चैनल में कैसर मीर साहब होते हैं और उन्होंने तमाम चीज़ें जो है उनको इकट्ठा किया है और बड़े अच्छे से उसको वो बता रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं हमने उसमें से चीदा चीदा निकाली हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और साथ में आपको ये बताना मकसूद है कि इस वक्त ये जो केस है ये बहुत ही इसकी स्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ बच्ची कह रही थी वो लोगों के जेर असर थी। देखिए, इस केस में हो सकता है 10% चीजें जो है उससे मैं कहूं कि शायद वो इस तरह से नहीं होंगी। मैं गलत बयानी नहीं करूंगी, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, मैं किसी की साइड नहीं ले सकती, लेकिन मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि बच्ची जो है वो कम उम्र थी, बच्ची नाबालिग थी। इस्लाम में जो बच्चियां होती हैं गैर शादीशुदा, वो अपने महरम के बगैर निकाह नहीं कर सकती। ऐसे निकाह को नाजायज कहा गया है, यानी कि वो निकाह जिसमें बाप वली की इजाजत शामिल ना हो वो निकाह है ही बातिल, यानी कि वो हराम है। तो ऐसे में बच्ची को अपने इन्फ्लुएंस में रखकर उससे जो कुछ भी कराया गया, भले उसने अपनी मर्जी से किया हो, वो सब कुछ गलत था। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आ रहा है जिसमें बहुत सी ऐसी बातें उसने डिटेल्स बताई है जो बड़ी खौफनाक है। हो सकता है उसमें से कुछ डिटेल्स जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो। मैं शुरू में आगाज में ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरा काम है जर्नलिज्म और मैं येलो जर्नलिज्म नहीं कर सकती। अब मैं आपको जरा सुनाने जा रही हूँ कि क्या डिटेल्स थी और किस तरह से इस बच्ची को कितने खौफनाक और पुरखतर रास्तों से गुजार कर कहां से कहां ले जाया गया। एक हमसाए में एक ऐसा कौन सा घर था जहां पे कपल रहता था और उससे इस बच्ची को क्यों छुपाया जाता था, उस घर के पास से गुजरते हुए ये लोग अपना मुंह छुपाकर क्यों गुजरते थे। और ये वसीम जो है इसके पास दो लड़कियां हर रोज क्यों पहुंचती थी, ये दो लड़कियां कौन थी, इस तरह की हर रोज नई नई दो लड़कियां जो है ये क्या मामला था, ये सब कुछ अभी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इंशाल्लाह इस अगली वीडियो जो है इससे भी ज्यादा खौफनाक और पुरस्रार मैं कहूंगी कहानी लिए हुए होगी, उसको भी जरूर देखिएगा। रोजाना इंशाल्लाह एक वीडियो ज़हरा काज़मी के ऊपर अब हम करेंगे जिसमें रोज की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये सुनिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि दुआ ज़हरा ने बयान में ये लिखा है कि वहाँ पर जो इसको मुतारफ़ करवाया गया वसीम को, ये कहकर कि ये हमारा जो है बहुत पुराना दोस्त है और ख़ानदान से ही इसका ताल्लुक है। अच्छा जी, ये सब लोग जो है वो गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ मूव करने लगे। अब दुआ ज़हरा पीछे बैठी हुई है और ये बातें आपस में कौन कर रहा है, शबीर और वसीम आपस में बातें कर रहे हैं, जिससे दुआ ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये एक वकील है, क्योंकि उसने बीच में बहुत सी चीज़ें भी ऐसी बोली और उसने जनाब कहा कि ऐसे हज़ारों किस्म के जो मुकदमात हैं मैं निपटाता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी टेंशन नहीं है और मैं मुकम्मल जो है ना तुम्हें सहूलत फराहम करूँगा, छुपाऊँगा तुम्हें मैं। और फिर दुआ ने बयान में ये भी लिखा कि वसीम को उसने ये भी कहते हुए सुना है कि एक उसकी गाड़ी है, हाई रूफ गाड़ी है, जो वो पार्ट टाइम जॉब के तौर पर चलाता है। सफ़र में जो है वसीम ने बहुत सी चीज़ें पूछी शबीर से, निकाह खां के मतलब पूछा, जो गवाह थे उनके ठिकानों के बारे में पूछा। तो शबीर ने जनाब वसीम को बताया कि ये सब छुपे हुए हैं और इनको मैं छुपा के आया हूँ। तो वसीम जो है बड़ा नाराज़ हुआ शबीर से कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें ऐसे जो है वो निकाह खां और ऐसे गवाह मतलब तुम्हें मुहैया करता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आती। तुमने मेरे पूछे बगैर जो है वो निकाह खां और गवाह जो है वो कैसे मतलब ढूंढ लिए। मतलब इसका कहने का ये, इसका पॉइंट यहाँ पे ये निकलता है कि इसके पास प्रोफेशनल लोग पड़े हुए होंगे जो ये 2 नंबर काम करते हैं। और वसीम ने यह भी कहा कि इस तरह के जो निकाह हैं वो तो सिर्फ 500 रुपये में मैं करवा लेता हूँ। ये दुआ ने अपने बयान में लिखा है, ये 40 नंबर का पैराग्राफ है जिसके अंदर ये रकम भी लिखी गई है कि उसने कहा है कि इस तरह के जो निकाह हैं वो मैं 500 रुपये में करवा लेता हूँ, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तुमने मेरे बगैर पूछे जो है वो क्यों ऐसे लोगों से निकाह पढ़वाया या गवाही दिलवाई जो मुश्किल वक्त में जो है तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहे। उसके बाद वो सारे रास्ते यही बात करता रहा कि तुम परेशान ना हो शबीर को, मैं तुम्हें जो है वो सहूलत फराहम करूँगा और तुम्हें पुलिस जो है वो कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी।
گی. شبیر نے آتے ہی جو ہے وہ ظہیر کو کہا ہے کہ فوراً جو ہے دعا زارہ کی تم تصویریں اتارو, یہ پیچھے ندی بھی نظر آ رہی ہے, منظر بھی نظر آ رہا ہے, تو ہم سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں جو ہیں وہ وائرل کریں گے اور بتائیں گے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ ہنی مون منا رہے ہیں اور پوری دنیا ایسی پاگل ہوئی ہے. اب آپ کو یاد آئیں گی وہ تصویریں جس میں دعا زارہ کھڑی ہے اور پیچھے ندی ہے, وہ پہاڑی علاقہ ہے, وہ یہ علاقہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا, دعا بیان کرتی ہے جی کہ اس وقت بھی اس نے انکار کیا, لیکن انہوں نے وہی زور زبردستی کی اور اسی طرح اس کو مارا پیٹا اور کہا کہ یہاں پر تصویریں کھنچواؤ اور چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھو اور ایسا شو کرو کہ تم بہت خوش ہو اور اپنی مرضی سے آئی ہو. جس پر دوبارہ جو ہے دعا زہرا کہتی ہے کہ احتجاج کیا اور پھر ان دونوں نے جو ہے اس کو مل کر مارا ہے وہاں پر. اس کے بعد یہ ناراض ہو کر ایک چٹان تھی وہاں جا کے بیٹھ گئی, جہاں پر جناب ظہیر آیا بڑے غصے میں, اور غصے میں آ کے اس کو کھینچا اس نے اور غصے سے اسی طرح اس کو دھمکایا ہے اور کہا ہے کہ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو, اور اس کو جو ہے نا گھسیٹتا ہوا لے کے گیا وہاں پہ, اس کی شکل ٹھیک کروائی ہے. اور جناب اس کی جو وہ تصویریں وائرل ہوئی تھیں نا ڈھابے کی, اور یہ جو پہاڑوں کے اندر اس کی تصویریں آپ کو یاد ہوگا آئی تھیں, سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی تھیں, تو وہ جناب تصویریں یاسمین نے کھینچی تھیں. یہ بھی جو ہے پیراگراف 42 میں دعا نے اس کا نام لکھا ہے اور بتایا ہے کہ وہ تمام جتنی تصاویر تھیں وہ شبیر کی بیوی نے کھینچی تھیں. اب جی پیراگراف 43 آتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے نیا کمرہ کرائے پہ لیا, اچھا وہاں سے ڈھابے سے کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ واپس جو ہے اس گھر کی طرف وسیم ان کو لے گیا. اچھا وہ بڑا جو ہے ویرانے میں کہتی ہے دعا زارہ کے گھر تھا اور صرف 3 گھر بنے ہوئے تھے, وہ چوٹی پر صرف 3 گھر تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ ویرانی تھی. دعا کے مطابق یہ وہاں پہ 10 سے 11 دن جو ہے ٹھہرے ہیں. بیان میں ایک اور چیز جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے, وہ یہ آئی ہے دعا زارہ کہتی ہے کہ وسیم روزانہ 2 لڑکیوں کو جو ہے وہ لے کر آتا تھا, اور جب بھی یہ مطلب ہوتا تھا اور یا کوئی آس پاس مطلب جو 2 گھر بنے ہوئے تھے ادھر سے کوئی آتا جاتا تھا تو یہ دعا زارہ کو جناب کمرے میں سائڈ پہ کہیں چھپا دیتے تھے, منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے کہ اس کی آواز جو ہے وہ باہر نہ نکل سکے. پھر یہاں پہ دعا نے بتایا ہے کہ وسیم جب بھی آتا تھا وہ آ کر موبائل دیتا تھا ظہیر کو, اور ظہیر جو ہے وہ تمام تر اپڈیٹ جو ہے وسیم کے موبائل پر دیکھتا تھا کہ میڈیا پر کیا ہو رہا ہے, فلاں کیا ہو رہا ہے, مہدی کاظمی کیا کہہ رہے ہیں, سندھ پولیس کیا کر رہی ہے, پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے. وہ ساری سہولت کاری جو ہوتی تھی وہ وسیم کے موبائل سے ہوتی تھی اور وہ سارا کچھ جو ہے یہ ظہیر وہاں دیکھتا تھا. اور جن جن لوگوں کو فون کرنے ہوتے تھے جس میں سب سے اوپر جو ہے وہ رائے خرم ہے, رائے خرم سے بھی رابطہ جو ہے وہ وسیم کرواتا تھا, اور یہ رائے خرم سے اگلی جو ہے وہ پلان کرتے تھے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اچھا دعا کہتی ہے کہ پہلے جو ہے یہ لوگ کرتے تھے پلان وغیرہ, اور اس میں اب جو سب سے زیادہ, کیونکہ رائے خرم تو ان کے ساتھ ہر وقت موجود نہیں تھا, اس کی جگہ یہ جو اپنے آپ کو ایڈوکیٹ بتا رہا ہے بندہ, یہ وسیم وہاں جو ہے تھا, اور ساری سہولت کاری اور ساری پلاننگ جو ہوتی تھی وہ اس کی اجازت سے ہوتی تھی. تو یہ سارے حقائق انشاءاللہ ادھر سے بھی سامنے آ جائیں گے, کس نے کس کو کتنے پیسے دیے, اور جناب جتنے یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پورا سال ہو گیا بات کرتے رہے, وہ بھی انشاءاللہ سارے منظر یہاں پر آئیں گے, کس نے کتنا پیسہ کھایا ہے, کون کراچی پہنچا سارا کام خراب کرنے کے لیے, انٹرویوز لینے کے لیے, سب چیزیں ہیں, جہاز کے پیسے انہیں کس نے دیے, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. کہ جو ساتھ والا گھر تھا وہاں پر CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے تھے, اور یہ ہمیشہ چھپ کر ان کیمروں سے آتے جاتے تھے. یہ جتنے لوگ بھی تھے, وسیم تھا, شبیر تھا, ظہیر تھا, یہ جو بھی ان کی فیملی کے ممبر تھے, تو اس کیمرے کی وہ بہت احتیاط کرتے تھے کیونکہ سب سے زیادہ اس کے متعلق بات کرتے تھے. وہ دیکھو وہاں سے چھپ کے نکلنا, ظاہر بات ہے آنا جانا ہوتا ہے بندے نے, تو یہ بات وہ سنتی تھی کہ کہیں پہ یہاں پر کیمرہ ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں اور مطلب آنے جانے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. اب اصل میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, اس میں دیکھ بھی رہی ہے کچھ باتیں ایسی ہیں, مطلب 90 سے 95% ایسی باتیں جو اس نے دیکھی ہیں, جیسے اس کے سامنے بیٹھ کے وسیم اور شبیر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس نے سنی ہیں, مطلب ساتھ والے کمرے میں یا چھت پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں. یہ اس اسٹیٹمنٹ میں مطلب اس طرح یہ اسٹیٹمنٹ اس کی چل رہی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ایک دن کال آئی اور وہ کال جو تھی وہ رائے خرم کی تھی, اور یہ اسپیکر کھول کر اس پر بات کر رہے تھے. رائے خرم نے جناب وسیم کو اور شبیر کو کہا کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اس بچی کو جو ہے وہ تیار کیا جائے اور اس کا انٹرویو جو ہے وہ وائرل کیا جائے. اب رائے خرم کس کی کمیونیکیشن میں تھا, کس کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور یہ مشورہ رائے خرم کو کس نے دیا تھا, یہ تو رائے خرم جب اریسٹ ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کس نے اس کو کہا ہے کہ میڈیا پر اس کی ویڈیو میں چلاؤں گا. اب میڈیا پرسن جو ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینل میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ, ان سے کوئی دوستی یاری ہوتی ہے, تو یہاں پر ایک سوال پوائنٹ بنتا ہے کہ سماج ٹی وی پہ آ جانا, دوسرے آپ نے دیکھے ہیں جو اور انٹرویوز چلنے میں سارا کچھ ہوا ہے, تو یہ ایک میڈیا پرسن کا ہی کام ہو سکتا ہے اور اس کے تعلقات ہی میڈیا کے ساتھ ہو سکتے ہیں. خیر اور حقائق کھلیں گے آگے جا کے. اچھا جی, یہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ایڈوکیٹ رائے خرم صاحب, انہوں نے باقاعدہ ہدایات دی اور انہوں نے بتایا کہ انٹرویو کس طرح کا ہونا چاہیے, اس میں کیا سوال
पूछे जाने चाहिए। वही वीडियोस आप देख लें, भरा हुआ है पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब भरा हुआ है उन तमाम वीडियो से, जब इसकी वीडियोस बनाई गई हैं। और ये बार बार वही एक स्क्रिप्ट जो है इसको दे दिया जाता था हर जगह पर, और ये बेचारी वही बोलती ही रहती थी, वही बोलती रहती थी। चौथी बात कोई नहीं करती नहीं थी, वही बातें बोलती थी। बहुत से इंटरव्यू में आपने देखा इसके ज़ख्म के भी निशान थे और इसको मारते थे। मैं बताता हूँ आगे, आप सुने। अच्छा, अब इसमें ये हुआ कि जनाब यहाँ वसीम साहब जो थे, उन्होंने मशवरा दिया कि जी ये इंटरव्यू आप मेरे घर पे कर लें, क्योंकि मेरा घर ज़रा वेल सेटल्ड है, जो कुछ भी है। दुआ ज़रा बताती है कि जनाब वसीम के घर इसको लेकर गए और ये रात का वक्त था, और उसके घर पहुंचकर जो जास्मीन है, शबीर की बीवी जो है, उसने वसीम की बीवी से जो है वो मेकअप उधार लिया। और दुआ का कहना है कि उस वक्त भी मैंने इन लोगों को मना किया कि वो तमाम बातें वो नहीं बोलना चाहती जो ये बुलवाना चाह रहे हैं, और फिर वही धमकियां और वही सब कुछ जो ये करते रहे हैं पिछले दिनों में सारा कुछ ना। और दुआ ने जो मजीद बताया है, ये बताया कि इस दफ़ा तो वो भी पीछे नहीं रही, शबीर की बीवी, उसने भी दुपट्टा जो है खींचा, इसका ज़बरदस्ती बैठाया और मेकअप इसका करना शुरू कर दिया। शबीर ने जो है पूरा बयान जो है वो लिखा हुआ उसके पास पड़ा हुआ था। अब ये कहाँ से उसने लिखवाया था, इसको वसीम ने लिख के दिया है या इसको राय खुरम ने वो स्क्रिप्ट भेजा है, या कहाँ से ये आया था, ये भी पता चल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो मीडिया पर्सन है उसने ये सारा स्क्रिप्ट लिखवाया हो कि जनाब ये इसको बुलवाएं आप, ताकि मैं जितने टीवी चैनल्स हैं उसके ऊपर जो है इसको चला सकूं। दुआ कहती है कि जब भी मैं बयान में भूल जाती थी या कोई भी लाइंस भूल जाती थी जो एज इट इज़ इन्होंने कहा था वो पढ़नी है, तो शब्बीर जो है जनाब इसको लातें भी मारता था, और जनाब इसको स्पेशल इसने लिखा है कि पीठ पर मेरे थप्पड़ मारता था और मुंह पर भी थप्पड़ मारता था, और साथ वही वो वाली धमकियां देता था कि तुम्हारे ख़ानदान को मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे बाप को मैं ये कर दूंगा, तुम्हारी बहनों को ये कर दूंगा, वो तमाम धमकियां जो मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ। और फॉरनर्स आपको पता है वो टीवी देखते हैं, और वहाँ पे दुआ ज़ारा की वीडियोज़ भी चल रही थी उस वक्त। तो वसीम ने शबीर को कहा कि अगर हमें किसी ने आते जाते देख लिया या दुआ को पहचान लिया तो ये फ़ौरन जो है पुलिस को इतला दे देंगे कि इस दुआ ज़ारा को हमने यहाँ पे देखा है, तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से निकलना भी अब बहुत ज़रूरी है, इस इलाके को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग पुलिस को खबर दे देंगे। और फिर वसीम ने कहा कि बेहतर है कि ये जगह भी छोड़ दी जाए और आगे मूव किया जाए। दुआ ज़ारा ने वसीम को कहते सुना कि उसने कहा है कि मेरा मुंशी है जिसका घर ठंडियानी में, जहाँ पर वो जाके छुप सकते हैं। ये जनाब फ़ौरन वो किराए वाले घर में पहुंचे। वहाँ से जनाब ज़हीर ने अपना बैग उठाया, अपनी चीज़ें पैक की, और जनाब ये दोबारा वसीम के कैरी डब्बे में आके बैठ गए। वहां से फिर एक लंबा सफर शुरू होता है। सारे रास्ते दुआ कहती है कि वसीम जो है फोन पर भी बात करता रहा और शबीर से भी बात करता रहा। अब फोन की दूसरी साइड पे कौन था, ये भी CDR सामने आएगा तो पता चलेगा कि उस वक्त जो है वसीम किसके साथ राब्ते में था और इनको कौन कौन जो है वो सारा बता रहा था कि ऐसे मूव करो, यहाँ मूव करो। ये तो सारी कहानी अब खुल के आएगी ना कि इनका जो मास्टरमाइंड है इन तमाम लोगों का। दुआ कहती है जी ये एक लंबा और तकलीफ दे रास्ता था, और तकरीबन रात को ये लोग वहाँ से निकले हैं, और जब वहाँ पहुँचे हैं तो दुआ कहती है कि मुझे पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, और वहाँ पे जो है ना वो गाड़ियाँ नज़र आती, छोटी छोटी लाइट जो नज़र आती हैं पहाड़ी इलाके में। और यहाँ पर दुआ ज़ारा ने इंकशाफ किया है और इसने कहा है कि वसीम ने शबीर को बताया कि कश्मीर की चौकी यहाँ से थोड़ी ही दूर है। अंदाज़ा लगाएं ये किधर गए हैं, इसका आप हिसाब लगा लें। अब उस दुआ ज़ारा की उम्र भी देख लें आप, और ये जितने भेड़िए साथ हैं इसके, इनमें फंसी बैठी है। कह रहा है कि यहाँ से चौकी थोड़ी सी